अच्छा जी। कहाँ थे हमने बेसिकली बात की थी टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस की। वी टॉक्ड अबाउट द थ्री वेज इन विच नेचर एक्ट्स अपॉन अ पॉपुलेशन। डायरेक्शनल सिलेक्शन होती है जिसमें एक एक्सट्रीम फिनोटाइप फेवर होता है, जिससे हमारे पास टुवर्ड्स वन एक्सट्रीम शिफ्ट आ जाता है ग्राफ का। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होती है जिसमें दोनों एक्सट्रीम्स पे सिलेक्शन प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स बढ़ जाते हैं और एक्सट्रीम फिनोटाइप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। और डिस्ट्रप्टिव में हमारे पास द सिलेक्शन प्रेशर इज एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरमीडिएट एंड फेवरिंग द extreme phenotype. So this is what we did in the last class, and we also talked about कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, उसकी एक क्लासिक एग्जांपल ये भी होती है कि हमारे पास अक्सर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलील हो जाता है, एंड दैट न्यू एलील कैन हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज। एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू एलील बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉपुलेशन, हमारे पास उस एलील के फिनोटाइप की तरफ हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट कर जाता है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो म्यूटेशन की वजह से भी हमारे पास कभी कभार एडवांटेजेस एलील्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और वही वाले हमारे इंडिविजुअल्स पे सर्वाइव कर पाते हैं। So this is what we did in the लास्ट क्लासेस। ये सब हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा था, नेचर सिलेक्शन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, नेचर डिसाइड कर रहा था क्या कहते हैं कौन से स्पीशीज सर्वाइव करने चाहिए, कौन से स्पीशीज सर्वाइव नहीं करने चाहिए। नेचर बेसिकली क्या है, सराउंडिंग। ऑर्गेनिजम्स की जो सराउंडिंग है, उनका जो इन्वायरमेंट है, दैट इज नेचर। हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एडवांटेजेस एलील्स हैं टू और एडवांटेजेस फिनोटाइप्स हैं टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। वहां पर अगर आपके पास एडवांटेजेस एलील्स हैं, एडवांटेजेस फिनोटाइप्स हैं, आप वहां पर आराम से, आसानी से सर्वाइव कर सकते हो। आपका बिहेवियर वुड बी अडेप्टिव बिहेवियर, योर सर्वाइवल वुड बी इजियर। सो नेचर उन्हीं इंडिविजुअल्स को फेवर कर रहा होता है, सिलेक्ट कर रहा होता है जो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। नेचर को पता है कि हमारे पास क्या कहते हैं कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो इस नेचर के अराउंड अडेप्ट कर सकते हैं, इस नेचर की जो भी फीचर्स हैं उनके अंदर वो थ्राइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल्स नहीं सर्वाइव कर सकते नेचर की पर्टिकुलर फीचर्स में, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ना। हमारे पास नेचर जब भी सोचेगा वो स्पीशीज का सोचेगा, ठीक है, कि हमारे पास कौन सी स्पीशीज के कौन से जो फीचर्स हैं वो ज्यादा एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि फिर ही इस स्पीशी का जो सर्वाइवल रेट है, रिप्रोडक्टिव रेट है, वो बढ़ेगा। और हमारे पास जो दूसरी टाइप ऑफ सिलेक्शन होती है जिसमें नेचर नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा कोशिश करते हैं नेचर को ओवर पावर करने की। तो इंसान कहता है नहीं भाई, नेचर क्या चाहता है, स्पीशीज की क्या भलाई है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट बेनिफिट वी कैन गेट फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। फॉर दैट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है सिलेक्शन का, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना। आर्टिफिशियल का लफ्ज जहां पर भी आ जाता है ना, आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि भाई इसमें नेचर का अमल दखल नहीं है, हमने नेचर को साइड पे कर दिया है और अब इंसान आ गए हैं और इंसान लीड ले रहे हैं। एंड ह्यूमंस इंट्रिंसिकली ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। प्रिमिटिव हमारी क्वालिटी यही होती है कि हम चाहते हैं कि बस जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हो रहा हो। सो हमारे पास क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का अच्छा एक और नाम भी है, विच इज बेसिकली वर्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग बेसिकली होता है हमारे पास द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स मेट एंड ब्रीड न्यू स्पीशीज, ठीक है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग वो फिनोमेना है जहां पर ह्यूमंस आर बेसिकली डिसाइडिंग कि कौन से स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा होने चाहिए। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कौन सी स्पीशीज, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पीशीज की पॉपुलेशन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इन टोटल 1000 स्पीशीज है, ठीक है, और इन 1000 ये चलो हम वी कैन डू 1 लाख स्पीशीज। इनमें से जो 40,000 स्पीशीज है उनके पास है जी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंसान को पसंद आ गया है। The humans want these characteristics in this particular organism. ये वो characteristics हैं जो कि humans को benefit कर रहे हैं ना।
हमारे पास क्या कहते हैं, इन दैट सर्कमस्टांस, इन दैट केस हमारे पास, जब हम ह्यूमंस पिक एंड चूज कर रहे होते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो हम जिस phenotype को या जिस तरह से ब्रीडिंग करवा रहे हैं उससे क्या ऑर्गेनिज्म को कोई बेनिफिट होगा या ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान होगा। हमें बस अपनी पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हम जो 40,000 इंडिविजुअल्स हमें पसंद आते हैं ना, जिनके पास वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उन्हें क्या कहते हैं आपस में ब्रीड करवा रहे होते हैं। So the artificial selection process is a process in which we are basically, the humans are exerting the selection pressure. So humans exert the selection pressure. Humans अपनी पसंद के ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करते हैं, अपनी पसंद के ऑर्गेनिजम्स को फेवर करते हैं, और अपने जो नापसंदीदा ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, उनके अगेंस्ट वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सो उनका एक बायस होता है, प्रेजुडिस होता है एक तरह से। फॉर ट्रेट्स desirable or beneficial to humans। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता क्या है। अच्छा, इस प्रोसेस से सिलेक्शन, हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, क्या इस प्रोसेस से हम एलील फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होंगे? हम बिल्कुल एलील फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि ओवर टाइम अगर हम अपने पसंद के ही ऑर्गेनिजम्स को ब्रीड करवा रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, तो हम, ह्यूमन सिलेक्शन प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है? वो सिर्फ 40,000 वाले जो हमारे कैरेक्टर वो है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उनका जो फेवर है दैट इज टूवर्ड्स दीज 40,000, और बाकी के जो 60,000 है उनके अगेंस्ट है। वो खाली 40,000 को मेट करवा के रिप्रोड्यूस करवा रहे, रिप्रोड्यूस करवा रहे, रिप्रोड्यूस करवा रहे। ओवर टाइम हमारे पास इनकी जो पॉपुलेशन है या इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्हीं को ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं सर्वाइवल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं मेट करवा रहे हैं, और इन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं। हमारे पास सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है? सिलेक्शन प्रेशर इज बेसिकली अ फैक्टर, इट इज अ फैक्टर that would affect the chances survival of any species, या वो अफेक्ट कर रहा होगा या वो चेंज कर रहा होगा एलील फ्रीक्वेंसी को। दैट इज बेसिकली सिलेक्शन प्रेशर। यहाँ पर सिलेक्शन प्रेशर नेचर एक्सर्ट नहीं कर रहा है, ह्यूमंस एक्सर्ट कर रहा है। ह्यूमंस खाली 40,000 स्पीशीज को फेवर कर रही हैं, ह्यूमंस खाली 40,000 स्पीशीज को आपस में मेट करवा रहे हैं, इनका सर्वाइवल रेट बढ़ा रहे हैं, इनका रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ा रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन है उनमें यही डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो चाह रहे हैं, वही डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स बार 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 मेट करवाए जा रहे हैं। सो इजंट दैट चेंजिंग द एलील फ्रीक्वेंसी, इजंट दैट अ सेलेक्टिव बिहेवियर एट द पार्ट ऑफ ह्यूमंस? इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रेशर है वो नेचर एक्सर्ट नहीं कर रहा होता, वो हमारे ह्यूमंस एक्सर्ट कर रहा होता है। ठीक है, so artificial selection is the process where humans choose organisms with desirable traits and selectively breed them to enhance those traits in future generation। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन या फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सबसे पहली चीज जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हो रही होती है, पेरेंट्स with desirable characteristics are selected and bred together। Anything what the question was asking? हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन? सो फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारे पास तीन एग्जांपल्स हमें पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस। क्रॉप्स की पढ़नी है और काउस की पढ़नी है। तो हम काउस की एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। काउस में क्या होता है, हमारे पास बुल क्या होता है, हमारे पास एक्चुअली क्रॉप्स में ही तीन टाइप्स आ जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हीट, राइस, मेज आ जाता है, और फिर काऊ की आ जाती है। बुल हमारे पास मेल पेरेंट होता है, और काऊ हमारे पास क्या होती है, फीमेल पेरेंट होती है। नाउ हमारे पास जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही होती है, हमारे पास क्या कहते हैं, हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, हमारी कैटल फार्मिंग में, वो किस तरह से हो रही होती है? आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस वुड आल्सो बी फेमिलियर विद दिस प्रैक्टिस,
कि काउ हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसिंग वो होती है, क्या कहते हैं, हमारे पास जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है, फीमेल मैमल होती है, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ट्रेट रखती है, राइट। उसके पास मैमरी ग्लैंड होता है जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सिक्रीशन हो रही होती है। हमें कैसी काउस या कैसे क्या कहते हैं फीमेल्स पसंद होती हैं इंसानों को, जिनकी मिल्क की यील्ड ज्यादा है। सो हमारे पास फेवरेबल या डिजायरेबल काउ कौन सी होगी? विद अ हाई मिल्क यील्ड, मिल्क प्रोडक्शन जिस काउ की अच्छी होगी, ज्यादा होगी, वैसी काउ हमें पसंद आएगी। एक तो हमें क्या कहते हैं कैटल से चाहिए होता है मिल्क। अच्छा, ये सिर्फ काउ के लिए नहीं, जितने भी आपके कैटल एनिमल्स हैं उन सबके लिए ये एग्जांपल लगती है। आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली हम काउ का पढ़ रहा होता है, बट अगर ये विद रिस्पेक्ट टू शीप आ गई या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर कैटल आ गई, तो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा, हमें काउ से चाहिए ज्यादा अच्छा वाला दूध, और हमारे पास दूसरी जो चीज हमें चाहिए होती है फ्रॉम एनिमल्स, वो होता है अच्छा मीट, हाई मीट प्रोडक्शन। सो लेट्स से हमारे पास जो बुल था, उसके पास क्या है? हाई मीट प्रोडक्शन, यानी इसका मीट अच्छा है, ये ज्यादा तगड़ा वाला बुल है, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस कर देंगे विद दिस होप, विद दिस एक्सपेक्टेशन, विद दिस गोल्ड, कि हमारे पास क्या कहते हैं अब जो ऑफस्प्रिंग आएगा इन दोनों पेरेंट्स की मीटिंग से, उसके पास कौन से दो ट्रेड्स हो? हाई मीट प्रोडक्शन, अच्छा गोश्त इससे हमें मिल जाए, प्लस क्या कहते हैं अगर हमारे पास कोई फीमेल ऑफस्प्रिंग आ रही है, फीमेल चाइल्ड आ रहा है इनके क्रॉस से, तो हमारे पास हाई मिल्क यील्ड आ जाए ना। ये पहली दफा में नहीं हो सकता, ठीक है। और हो सकता है बुल एंड काउ को हम जब मेट करवाएं तो इनसे क्या कहते हैं 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने ऑफस्प्रिंग्स हम बनाएं। उन ऑफस्प्रिंग से जरूरी नहीं है कि सारों के सारों के पास यही वाला क्या कहते हैं फिनोटाइप हो, यही वाला क्या कहते हैं एक्सप्रेशन हो। हम इनहेरिटेंस पढ़कर आ रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास रैंडम मेटिंग होती है, रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, हर पर्टिकुलर गमीट के पास इक्वल चांस होता है टू फ्यूज विद अनदर सेक्स पेरेंट्स गमीट्स। तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि अगर हम दो पेरेंट्स को आपस में मेट करें जिनके पास हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स है, तो सारी ऑफस्प्रिंग्स में वही डिजायरेबल ट्रेट्स ट्रैवल करें, वही डिजायरेबल ट्रेट्स सारे ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट करें। तो लेट्स से हमारे पास इन टोटल इन दोनों पेरेंट्स ने बनाए 10 ऑफस्प्रिंग्स, टोटल 10 ऑफस्प्रिंग्स थे हमारी फर्स्ट जनरेशन में, टोटल 10 ऑफस्प्रिंग्स इन फर्स्ट जनरेशन। और लेट्स से उन फर्स्ट जनरेशन वाले जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनमें से खाली ओनली 3 हैड द डिजायरेबल ट्रेट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फार्मर क्या करेगा? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन? अब इन ऑफस्प्रिंग से हमें जो दूसरी जनरेशन बनानी है उसमें खाली हम पिक किनको करेंगे, यही डिजायरेबल ट्रेट्स वालों को। हम इनको लेंगे, इनको आपस में ब्रीड करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हम ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं, उनमें वही ट्रेड्स हो जो हमारे पास है, जो हमें चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ देयर इज अ रिश्ता कल्चर इन सब कॉन्टिनेंट, के बस डिजायरेबल ट्रेड्स वाले इंडिविजुअल्स होने चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में। सो बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ ह्यूमंस हर फील्ड में चल रहा होता है। हर जगह दे ओनली केयर अबाउट योर डिजायरेबल ट्रेड्स, भले वो सेंस बना रहे हो, भले वो ना सेंस बना रहे हो। यस सरूज? Yeah, we will only breed in for producing the second generation. We will only breed these three individuals. हम इन्हीं तीनों को आपस में क्या कहते हैं? अच्छा, 3 एक और नंबर है तो इनको चलो 4 कर देता है। जिन 4 के बाद से क्या कहते हैं, हाँ। अब हो सकता है अगर बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो तो हमारे पास दो डिजायरेबल ट्रेड्स वाले बुल आ जाए, दो डिजायरेबल ट्रेड्स वाली काव आ जाए, तो हमें इन्हें को आपस में ही मेट करवा दे। या फिर अगर हम एक ऑफस्प्रिंग ले इसमें से, लेट से हमने एक ऑफस्प्रिंग लिया जो हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग से प्रोड्यूस करवाया था, SB स्टैंड्स फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग ओवर हियर, इसके पास जो डिजायरेबल ट्रेड्स है। अब जो हम इसका दूसरा पार्टनर ला रहे हैं जिसके साथ हम मेट करवा रहे हैं, लेट्स से वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग वाली जनरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन उस पार्टनर के पास भी डिजायरेबल ट्रेड्स ही होंगे। और उससे भी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमारे पास अब जो जनरेशन आए, सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट also has desirable traits।
हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी या एवोल्यूशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। पहली दफा में, दूसरी दफा में, तीसरी दफा में नहीं होता। ओवर 6-7 जनरेशन आर्टिफिशियल, अच्छा, हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन कंपैरेटिवली फिर वैसे जल्दी हो जाता है, लाइक 6-7 जनरेशन में, क्योंकि अभी बहुत छोटे अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैटल फार्म है, उस कैटल फार्म में बहुत से भी ज्यादा अगर कुछ हुआ तो 1 लाख 2 लाख एनिमल्स होंगे। इससे ज्यादा आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट कैटल फार्मिंग, बट लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हम कंपेयर करें नेचर में पॉपुलेशन को विद अ पॉपुलेशन ऑन अ फार्म, डेफिनेटली फार्म पे हमारे पास एनिमल्स कम है, सैंपल साइज कम होगा, राइट? तो हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन में उस फार्म में रहते हुए जो गोल है फार्मर का, वो ये है कि मेरे पास जितने भी जानवर है ना, उनके पास सारे डिजायरेबल ट्रेड्स होने चाहिए। तो वो 5-7 जनरेशन उसका वो गोल अचीव हो जाएगा, बहुत हुआ 10 जनरेशन तक बात जाएगी। हमारे पास जो ये प्रोसेस है ना पूरा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है? ऑब्वियसली पूरा एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड इज योर प्रेगनेंसी पीरियड। हमारे पास काउस का जेस्टेशन पीरियड, आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट्स मोर और लेस देन ह्यूमंस, लेट मी कंफर्म दैट। ओके, इट्स सिमिलर टू ह्यूमन, इट्स अराउंड 9 to 10 months। तो हमारे पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आने तक के लिए ऑलमोस्ट, लेट्स से 1 साल लग जाता है। 1 साल में आप एक ही जनरेशन बना सकते हो, नॉट मोर देन दैट। तो आपका जो ये सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस है, इट टेक्स मेनी years फॉर यू टू रीच योर डिजायरेबल गुड। तो एक तो ये भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग अभी भी कोई चीज होती है तो हमारे पास क्या कहते हैं, पैसा भी ज्यादा लगता है। हाँ, उनके एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट, वो जो हमने ऑफस्प्रिंग्स बनाए हैं उनको भी तो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। सो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो बट क्योंकि इंसानों को पसंद है तो वो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इंसानों को कौन ही समझा सकता है। तो हमारे पास क्या है, एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड इज योर प्रेगनेंसी पीरियड, तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ। And the point that Ishal mentioned was that हमारे पास the time for the offsprings to mature, reach reproductive age, is also a slow process, मतलब मैजिक वॉन्ड से तो नहीं हम बड़ा कर सकते। अच्छा, the number of desirable offsprings इज नॉट ज्यादा, कम ही होता है। आज जैसे मैंने मेंशन किया, 10 में से 4 इंडिविजुअल थे जिनके पास डिजायरेबल ट्रेट्स आ गए। द नंबर ऑफ डिजायरेबल ऑफस्प्रिंग्स इज स्मॉल। ठीक है, तो हमारे पास एक तो फार्मर के लिए मसला आ जाता है कि फार्मर को इतना टाइम वेट करना पड़ता है, और ये जो रिजल्ट होता है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैसिव ब्रेक थ्रू रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट भी थोड़ा पेनफुली कम और स्लो होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं, जानवर को क्या मसला हो रहा है, एनिमल कैसे सफर कर रहा है इंसान की सेल्फिशनेस से। एनिमल में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे पास जब भी हम सेम जीनोटाइप के ऑर्गेनिजम्स को या सेम फिनोटाइप के ऑर्गेनिजम्स को बार 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 मेट करवाते हैं ना, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी प्रिडिक्शन क्या होती है कि भाई हमारे पास क्या कहते हैं, देखो आई मीन हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये फार्म में हो रहा होता है, ये अंडर कंट्रोल सेटिंग्स हो रहा होता है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, वो जो बेचारे रह जाते हैं ना, उनकी आप फिर मीटिंग नहीं कराते, आप फिर उनको किसी और काम में यूज कर लेते हो। या जैसे विशाल ने बोला, आप उनको भेज दोगे कि यार इसको काट के खा के आप मजे की बिरयानी बना लो, ठीक है। हम बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहे हैं अनुज, कि हमारे पास हम जब क्या कहते हैं आ जाते हैं जानवरों के साथ जो हम जुल्म कर रहे होते हैं उसकी बात करने पे, तो हमारे पास होता क्या है कि एक तो सबसे पहली चीज, वी आर डिक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएशन। हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, हम जेनेटिक वेरिएशन को खत्म कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, डिक्रीज कर रहे हैं। सो वी आर डिक्रीजिंग जेनेटिक
वेरिएशन, या इसको आप जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बुला सकते हो। हम ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक वेरिएशन को, जो नेचुरली उनमें जेनेटिक वेरिएशन एग्जिस्ट करती थी, अब उसको डिक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि हम जब जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिजम्स को आपस में मेट करवा रहे हैं, डिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रही हूँ, कि हम जब जनरेशन टू जनरेशन डिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स को मेट करवा रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास द offsprings have the desirable traits and they are vigor in nature। एक टर्म आप लोगों ने शायद देखी होगी, पढ़ी होगी अपनी बुक में, अपने नोट्स में, या एलोज में, विगर। विगर का क्या मतलब होता है? केएमटी सबने पढ़ी हुई है, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। उसमें हम कहते हैं ना, पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव विगरसली। विगरसली का मतलब होता है कितनी एनर्जी के साथ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास विगर इज बेसिकली हाउ एक्टिव, हाउ एनर्जेटिक, हाउ क्या कहते हैं, ईगर टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव ऑफस्प्रिंग्स। विगर का ये मतलब होता है, आप इसको एनर्जी की टर्म्स में, आप इसको मोटिवेशन टू सर्वाइव की टर्म्स में यूज कर सकते हो। हमें होता है कि यार हम मेट तो करवा रहे हैं, और हर ऑर्गेनिज्म की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसको नेचर ने मेटिंग का एक मोटिवेशन दी हुई होती है, और सर्वाइवल की भी मोटिवेशन दी होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ मोटिवेशन टू सर्वाइव, ऑर्गेनिजम्स हैव अ मोटिवेशन टू रिप्रोड्यूस। सो हमारे पास, वी थिंक कि उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। यानी अगर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो मोटिवेशन टू सर्वाइव या मोटिवेशन टू रिप्रोड्यूस कम या ज्यादा नहीं हो रही होगी ऑर्गेनिजम्स की। हाउएवर, व्हेन वी नोटिस कि जितना जितना हम जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रहे होते हैं ना इन ब्रीडिंग को लेके, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो विगर है ना, उनकी जो ड्राइव टू लिव है, उनकी जो एनर्जी टू रिप्रोड्यूस है, वो कम हो जाती है। Their vigor to survive, to sustain, to reproduce becomes less। इसको हम reduced vigor बुलाते हैं। And this is known as inbreeding depression। So when you are continuously mating people which have the same characteristics over and over and over again, it would result in inbreeding depression। उन बेचारों के अंदर जो मोटिवेशन टू सरवाइव या मोटिवेशन टू रिप्रोड्यूस थी, वो खत्म होने लगती है। क्या समझ नहीं आया मार? इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाला, बिगर वाला? अच्छा, देखो, लेट्स से हमारे पास क्या कहते हैं, जनरेशन वन आई। जनरेशन वन में आए हमारे पास 4 डिजायरेबल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब इन सब का जो जीनोटाइप होगा और फिनोटाइप होगा, वो सिमिलर होगा, सिमिलर या क्लोजली रिलेटेड होगा। डू यू अग्री? अब मैं इन्हीं डिजायरेबल ट्रेट वाले ऑर्गेनिजम्स को आपस में मेट करवाऊं, लेट से A4 और B4, यानी वो जो 4 ऑफस्प्रिंग्स थे, उनमें से मैंने एक इंडिविजुअल ए ले लिया, एक इंडिविजुअल बी ले लिया। ठीक है, उनको मैंने मेट करवा दिया। ठीक है, और जब हमने मेट करवाया, तो हमारे पास आई, हमारे पास जनरेशन टू। अब इस जनरेशन में भी हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स आए, लेट से हमारे पास इस दफा आ गए 6 ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जिनके पास डिजायरेबल ट्रेट्स थे। 6 ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स, इनका भी सिमिलर जीनोटाइप होगा। डू यू अग्री? ये सारे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, उन ऑफस्प्रिंग्स में से जिनके पास डिजायरेबल ट्रेट्स है, मैं खाली उनकी बात कर रही हूँ। फिर मैंने इनको भी आपस में मेट करवा दिया, एंड ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ फॉर 7 जनरेशन और 8 जनरेशन, कि मैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को आपस में ब्रीड करवा रही हूँ, आपस में मेट करवा रही हूँ। What happens is that when you continuously mate closely related individuals which have very similar genotype, this leads to two things: increased homozygosity
यानी कि हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन जब भी कम हो रही होगी ना, वेन एवर जेनेटिक वेरिएशन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही होगी। होमोजाइगोसिटी का मतलब है कि सिमिलर एलील्स, सेम एलील्स की जो कॉपीज है ना, वो ही इंडिविजुअल्स में है। तो अगर हमें सेम फिनोटाइप चाहिए और हम बार बार उसी फिनोटाइप वाले, उन्हीं फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स को आपस में ब्रीड करवा रहे हैं, तो हमारे पास हम एक ही पर्टिकुलर किस्म की एलील को प्रेफर कर रहे हैं। वही एलील जो है वही ट्रैवल कर रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ी है। डू यू अग्री? ये पॉइंट समझ आ गया हमार और बाकी सबको, कि सिमिलर जीनोटाइप को अगर मैं ब्रीड करवा रही हूँ तो सिमिलर एलील ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी और हीट्रोजाइगोसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन कम हो रही है ओवर टाइम। आर यू ऑल विद मी? ठीक है। जब भी हमारे पास होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी ना, हमारे पास उन स्पीशीज में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? जब हम एक ही जैसे इंडिविजुअल्स को ब्रीड कर रहे होते हैं उसको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। आपस ही आपस में आप ब्रीड करवाए जा रहे हो, ठीक है, एक ही जैसे इंडिविजुअल्स को आप ब्रीड करवाए जा रहे हो, उसको हम इन ब्रीडिंग बुलाते हैं। सो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों बढ़ जाता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इसलिए बढ़ जाता है कि हमारे पास जो ओवर द जनरेशन सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना, उन बेचारों के अंदर जो सर्वाइवल या फिटनेस होगी ना टू सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, उन विगर का मैंने क्या मतलब बताया था? विगर का मतलब होता है एनर्जी और मोटिवेशन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो हमारे पास जब हम ओवर द जनरेशन्स एक ही जैसे इंडिविजुअल्स को आपस में ब्रीड करवा रहे होंगे ना, हम देखेंगे कि लेट्स से जनरेशन 7 के ऑफस्प्रिंग्स को उठा लो। जनरेशन 7 के ऑफस्प्रिंग्स की जो एनर्जी होगी, जो मोटिवेशन होगी टू सर्वाइव, टू लिव एंड टू मेट एंड देन टू रिप्रोड्यूस, दैट एनर्जी वुड बी वेरी लेस। और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बुलाते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया? So, हमारी विगर कम हो जाती है बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। विगर का मतलब है एनर्जी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये समझ आ गया? वेरी गुड। अब अगर हमारा क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग का क्या मतलब है? इनब्रीडिंग का मतलब है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या कहते हैं, मेट होना। जब आपकी एनर्जी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कम हो गई, तो क्या वो ऑर्गेनिजम्स इनब्रीडिंग करना चाहेंगे? तो नहीं करना चाहेंगे। इस कंडीशन को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बुलाते हैं। तो हमारे पास रिड्यूस्ड फर्टिलिटी हो जाती है, रिड्यूस्ड ड्राइव टू मेट हो जाती है। ऑल्सो हमारे पास जब इंक्रीज होमोजाइगोसिटी होती है ना, तो देयर आर चांसेस कि हमारे पास रिसेसिव एलील्स बहुत ज्यादा हो जाए। क्योंकि देखो, हम तो खाली किसी एक ट्रेट या किसी दो ट्रेट्स को चाह रहे हैं ना कि वो बढ़ती जाए पॉपुलेशन में। किसी भी इंडिविजुअल में खाली एक या दो फिनोटाइपिक ट्रेट्स तो होते ही नहीं है, एक या दो एलील्स या एक या दो जीन्स तो होती नहीं है, बाकी 36,000 जीन्स भी होती होंगी। सो ह्यूमंस आर्ट कंसर्न कि बाकी 36,000 जीन्स पे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है उनकी कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग करवाने से। हो सकता है कि हम खाली दो ट्रेड्स पे फोकस कर रहे हैं, दो ट्रेड्स की फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पे हम कंसर्न है, लेकिन बाकी जो पीछे 36,000 जीन्स है, 36,000 इज अ हाइपोथेटिकल नंबर दैट आई एम यूजिंग, उन 36,000 में हमारे पास जो होमोजाइगोसिटी है उससे हमारे पास रिसेसिव एलील्स बढ़ जाए, और वो रिसेसिव एलील्स हमारी हार्मफुल एलील्स हो। तो ऑल्दो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द वन ट्रेड और द टू ट्रेड दैट वी वांट, बॉडी में, डीएनए में और भी तो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, और भी तो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है। सो देयर आर चांसेस कि हमारी इंक्रीज होमोजाइगोसिटी की वजह से रिसेसिव एलील्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए फॉर द अदर जीन्स, जिसकी वजह से अगर रिसेसिव या हार्मफुल एलील्स बढ़ रही हैं, तो इवन द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज थ्रेटेंड। तो ये भी हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन की एक वजह होती है कि सर्वाइवल के चांसेस या मोटिवेशन टू सर्वाइव के चांसेस कम क्यों हो जाते हैं? इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि देयर इज अ चांस कि इंक्रीज होमोजाइगोसिटी की वजह से जो हार्मफुल रिसेसिव वैल्यूज है वो इंक्रीज हो जाए, which is influencing the survival of the offsprings negatively. Is this clear? Inbreeding depression समझ आ गया?
increased homozygosity, inbreeding depression, reduced vigor, these are all interconnected. One is leading to the other. ठीक है? Any Miss, questions? there What is this happened? term. There's this term used, hybrid vigor. What is that? हमारे पास hybridization में भी हम आता है, हमने hybridization अभी डिस्कस नहीं किया. Hybrid vigor would basically favor increased heterozygosity, जिसकी वजह से हमारा overall vigor बढ़ जाएगा. So we would, ठीक है, ये क्लियर हो गया. Inbreeding depression, increased homozygosity, all of that.